हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस आर नेशनल लेक्चर। और आज अपन बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। ठीक है। और यहाँ पे अपन ने एन क्लास के क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एस आर नेशनल लेक्चर को सब्सक्राइब करें, आई बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए, आज इस वीडियो में अपन जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं गुइलेन बार सिंड्रोम, सर्वाइकल ट्रैक्शन, क्रेनियोटोमी, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, पार्किंसन डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, स्ट्रोक, सीजर्स, ग्लासगो स्केल, स्पाइनल एंड न्यूरोलॉजिकल शॉक, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, हेड इंजरी के कुछ की पॉइंट्स और इंक्रीज आईसीपी। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन टोटल टॉपिक कवर नहीं करेंगे, अपन इसके जो की पॉइंट्स हैं या क्वेश्चन से रिलेटेड जो है उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा कुछ वीडियोस जैसे कि जीबीएस जो है आपको एमएसएन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा माइस्थेनिया ग्रेविस आपको मिल जाएगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नर्स इज असेसिंग द मोटर एंड सेंसरी फंक्शन ऑफ एन अनकॉन्शियस क्लाइंट। द नर्स शुड यूज विच टेक्निक टू टेस्ट द क्लाइंट्स पेरिफेरल रिस्पॉन्स टू पेन। फर्स्ट ऑप्शन है स्टर्नल रिब, नेल बेड प्रेशर, प्रेशर ऑन द ऑर्बिटल रिम, या स्क्वीजिंग ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। प्लस में बोल रहा है कि कौन सी मसल जो है वो इनके बारे में बताना है कि पेरिफेरल रिस्पॉन्स ऑफ पेन के लिए कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अपन जनरली जो पेरिफेरल रिस्पॉन्स है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं नेल बेड प्रेशर को। ठीक है। अब इसकी इमेज देखिए आप यहाँ पे नेल बेड प्रेशर का कि अपन क्या करते हैं कि जनरली इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो आपकी इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है उसके जस्ट नीचे की तरफ अपन जो है जैसे ये पेंसिल है या पेन को यूज़ करके वहाँ पर क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि अपन चेक करते हैं कि वहाँ पे उस पर्सन को पेन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे अपन कहते हैं पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई को चेक करना कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो होता है पेरिफेरी के लिए। अगर अपन को ये चेक करना है कि पर्सन जो है वो सेरिब्रल रिस्पॉन्स जो है पेन का, मीन्स जो पेन है उसको सेरिब्रल रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं स्टर्नल रब। स्टर्नल रब, आप ये डायग्राम देखिए, इसमें अपन क्या करते हैं कि जो भी क्लाइंट है उसके स्टर्नल पर अपना जो फिस्ट है वहाँ पे ये जो नकल्स है इसको अपन क्या करते हैं इस मेथड से, मतलब ये जो मेथड है इसके द्वारा अपन क्या करते हैं प्रेस करते हैं। अगर पर्सन रिस्पॉन्स करता है इसका मतलब क्या है वो अवेयर है स्टिमुलाई के द्वारा, या फिर पेन जो है उसके लिए क्या कर रहा है रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है मीन्स पेशेंट कैसा है अनरिस्पॉन्सिव है, या अपन क्या कह सकते हैं अनकॉन्शियस है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, देखिए इसके अलावा अपन क्या करते हैं कि जो अपनी ये ऑर्बिटल्स होती हैं आंखों की, देखिए प्लेसिंग अपवर्ड प्रेशर ऑन द ऑर्बिटल रिम। ये जो ऑर्बिटल रिम है यहाँ पे अपन अपवर्ड प्रेशर जो है लगाते हैं। ठीक है। ये भी क्या है एक तरीका है जिससे अपन पता लगा सकते हैं पर्सन का कि पेन को रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा देखिए 2-3 मेथड और हैं, जैसे कि ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है स्टर्नम से, और कहाँ एंड हो रही है मेस्टोइड प्रोसेसर जो पीछे की तरफ है ईयर के, यहाँ तक ये मसल जा रही है। इसको भी अपन स्पीच करके चेक कर सकते हैं। या फिर जो ट्रेपीजियस मसल्स है, ट्रेपीजियस मसल मतलब ये जो अपने क्लेविकल के आगे और शोल्डर के पीछे की तरफ जो मसल्स है इसे अपन क्या कहते हैं ट्रेपीजियस मसल्स। इसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं पूरी मसल्स को जो है 1 थंब और 2 फिंगर, इस एक मतलब अंगूठे और 2 फिंगर को यूज़ करके अपन उसको क्या करते हैं पिंच करते हैं। अगर पर्सन रिस्पॉन्स करता है इसका मतलब क्या है वो रिस्पॉन्सिव है, और नहीं रिस्पॉन्स करता है मतलब पर्सन जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है या फिर अनकॉन्शियस है। ठीक है। तो यहाँ पे ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस का मतलब क्या, कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि पर्सन जो है वो अवेयर है अपने स्टिमुलाई के लिए, मीन्स जो भी इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई प्रेजेंट है उसको अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है मीन्स वो क्या है अवेयर है, और उन स्टिमुलाई का अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मीन्स वो कैसा है अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है। तो उससे अपन ये कहते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है। इसके अलावा इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हेड ट्रोमा है या फिर ट्यूमर वगैरह है, हेमरेज हो गया, वो इन्फेक्शन वगैरह, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं अनकॉन्शियस होने के। ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन को पता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है जनरली बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है कोर्स क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ इंक्रीज आईसीपी, मीन्स जिसके अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ा हुआ है। द नर्स वुड नोट विच ट्रेंड इन वाइटल साइन इफ़ द इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज राइजिंग, मीन्स आईसीपी अगर बढ़ रहा है तो अपन को वाइटल साइन में क्या देखने को मिलेगा ये पूछा हुआ है। तो देखिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर का मतलब क्या है कि विद इन द क्रेनियम, सिंपल सी बात है क्रेनियम का जो साइज है वो क्या है एक पर्टिकुलर साइज है। ठीक है। उसी के अंदर जो है बहुत सारे टिश्यू सेल्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई ये सब है।
अगर वहाँ पे जो ये फिक्स्ड वॉल्यूम है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी किसी का अमाउंट इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अपना इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने लग जाता है। अब आईसीपी तो बढ़ सकता है, हेड इंजरी से बढ़ सकता है, या फिर वहाँ पे ट्यूमर है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पेस होती है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई होने लग जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, आईसीपी। नॉर्मल आईसीपी जो होता है उसका रेंज क्या होता है, 7 से 15 mm ऑफ एचजी, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। अब इंक्रीज़ बोला है तो यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, मोर देन 20 mm ऑफ एचजी क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, उसे अपन क्या कहते हैं, इंक्रीज आईसीपी। अब देखिए जब आईसीपी बढ़ता है, ठीक है, तो जो शुरुआत होती है उसमें तो क्या होता है कि जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो क्या है, ऑल्टर्ड होता है। मीन जो इनिशियल साइन है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है। अब लेवल ऑफ कॉन्शियस ऑल्टर्ड हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ऑल्टर्ड होंगे। मीन सबसे पहले पर्सन क्या हो जाएगा, इसको अपन याद रख सकते हैं CD लॉस्ट कोमा से। और ये मैंने जो है ग्लासगो कोमा स्केल जो पढ़ाई हुई है MSN लेक्चर, वहाँ पे भी इसको मैंने बताया है, ठीक है। C से क्या हो जाएगा, पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि इसके जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो ऑल्टर्ड होंगे। मीन्स वहाँ पे अपन को डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, डिसओरिएंटेशन। अब डिसओरिएंटेशन जो होता है वो टाइम, प्लेस, पर्सन, उसके लिए हो सकता है। अब देखिए D का मतलब क्या है, D का मतलब होता है डेलीरियस। D का मतलब क्या होता है, डेलीरियस। डेलीरियस का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि पर्सन का जो परसेप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑल्टर्ड हो जाएगा। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टिमुलाई होती है उसका जो पर्सन इंटरप्रेट करता है उसको, उसे अपन क्या कहते हैं, परसेप्शन, वो क्या हो जाता है, ऑल्टर्ड। तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल सकता है, इल्यूजन देखने को मिल सकता है या फिर हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है। ये दोनों जो है अपन को डेलीरियस में देखने को मिल सकता है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो इल्यूज़न है वो तो नॉर्मल पर्सन में प्रेजेंट हो सकता है, बट जो डेल्यूजन होता है, सॉरी हेलुसिनेशन होता है, वो क्या होता है, साइकेट्रिक पेशेंट में प्रेजेंट होता है। उसमें भी अपन कब कहते हैं, जब उसको बार बार हेलुसिनेशन होता है तब। देखिए L से क्या होता है, लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो ड्राउजीनेस स्टेट में रहता है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, सोमलिसेंट स्टेट में रहता है। मीन्स उसके अंदर हमेशा एक नींद जैसी स्थिति बनी हुई रहती है। फिर O से आता है ऑप्टेंडेड। क्या होता है, ऑप्टेंडेड। ऑप्टेंडेड का मतलब क्या होता है कि जो साइकोमोटर रिस्पॉन्स होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। फिर देखिए S से आता है स्टूपर, या ST से क्या होगा, स्टूपर। स्टूपर्स का मतलब होता है कि पेशेंट जो होता है उसको अपन एक स्लीप लाइक स्टेट जो होती है वहाँ से उसको उठा नहीं सकते, या मतलब अपन पेनफुल स्टिमुलाई होने के बाद भी पर्सन जो होता है उससे अराउज नहीं होता है, या फिर अपन कह सकते हैं वो उठता नहीं, उस कंडीशन को कहते हैं स्टूपर। और लास्ट होता है C से कोमा। कोमा का मतलब क्या होता है, पर्सन पूरी तरह से क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है। बात करते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखिए अब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो अपन को एक यहाँ पे देखने को मिलता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कशिंग ट्रायड। कशिंग ट्रायड, कशिंग ट्रायड और कशिंग डिजिट दोनों डिफरेंट होती है। कशिंग ट्रायड देखने को मिलता है अपन को, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक तो क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और डायस्टोलिक उतना ही है या फिर थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो जो पल्स प्रेशर अपन निकालते हैं, पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक बढ़ गया है, ठीक है, तो ओवरऑल जो पल्स का प्रेशर है मीन्स वो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीन्स अपन क्या कह सकते हैं, पल्स प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कशिंग ट्रायड में अपन को एक तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, इसके अलावा जो पल्स होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है वो इरेगुलर होता है, वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अपन को यहाँ पे जो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, मीन्स हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये कहलाता है कशिंग ट्रायड, जो अपन को इंक्रीज आईसीपी में देखने को मिलता है। अब देखिए शुरुआती साइन में तो क्या होगा कि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड होता है, इसमें अपन ने CD लॉस्ट कोमा की बात करी। और उसके बाद में जो लेट साइन होते हैं उनमें ये सब अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन को देखिए, इसके अलावा अपन को जो है पोस्चर के अंदर चेंज देखने को मिल सकता है। मीन्स डी सेरिब्रेट है, डी कोर्टिकोड पोस्चर वगैरह अपन को देखने को मिल सकते हैं। लेटर कंडीशन में जो है पर्सन को सीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीजर्स आ सकते हैं, या फिर जो वीकनेस है वो हेमीप्लेजिया में कन्वर्ट हो सकता है। ये अपन ने बात करी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए हेड इंजरी का क्वेश्चन है कि क्लाइंट जो है वो रिकवर हुआ है हेड इंजरी से और वो पार्टिसिपेट कर रहा है केयर में,
Nurse determines that the client understand measures to prevent elevation in ICP if the nurse observe the client doing which activity। मीन्स अपन को ये बताना है कि क्लाइंट जो है वो समझ गया है कि किन तरीक़ों से ICP को जो है पर बढ़ने से रोक सकते हैं। अपन को बताना है कि इनमें से वो कौन सा एक्टिविटी कर रहा है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ब्लोइंग द नोज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, कफिंग विग्रेसली, एक्सेलिंग ड्यूरिंग रिपोजिशन। देखिए अब यहाँ पे देखिए, एक तो इंट्राथोरेसिक या इंट्रा एब्डोमिनल, इन दोनों में जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके बाद में इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो अपन को कुछ ये तरीके अपनाने हैं जिसकी जैसे थोरेसिक और एब्डोमिन के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज ना हो। तो देखिए जब अपन नोज़ को ब्लो करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के अंदर जैसे नोज़ अपन ब्लो करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अपना इंट्राथोरेसिक प्रेशर या एब्डोमिन प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो आईसीपी बढ़ सकता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे कि प्लांक है, साइड प्लांक, ये सारी क्या होती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे अपनी एब्डोमिन की कोर मसल्स को क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो अगर वहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो आईसीपी भी बढ़ेगा। तो इसके अलावा कफिंग विग्रेसली, अगर अपन कफ करते हैं तब अपन को पता है कि अपन दोनों ही चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आईसीपी बढ़ सकता है। बट यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कि जब पर्सन रीपोजिशन लेता है उस वक्त जब एक्सहेलिंग करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आईसीपी बढ़ रहा है उसको अपन ये कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा अपना, एक्सहेलिंग ड्यूरिंग रीपोजिशनिंग। देखिए इंटरवेंशन कि वही जो मैंने अभी बताया वही सारी चीज़ें इसके अंदर समझा रखी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्लाइंट हैज़ ए क्लियर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज़ फॉलोइंग ए बेसिला स्कल फ्रैक्चर। ठीक है, बेसिला स्कल फ्रैक्चर हुआ है और नोज़ से जो है फ्लूइड जो है लीक हो रहा है। इनमें से अलर्ट द नर्स दैट CSF इज़ प्रेजेंट। मीन्स जो नोज़ से निकल रहा है लीकेज, तो इनमें से क्या पता चलेगा कि CSF जो है वो प्रेजेंट है और वो उसमें जो है नर्स अलर्ट करेगी। देखिए फ्लूइड जो है वो क्लियर है और नेगेटिव टेस्ट कर रहा है ग्लूकोज को। तो देखिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए नेगेटिव टेस्ट नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए फ्लूइड इज़ ग्रोसली ब्लडी इन अपीयरेंस एंड हैज़ अ pH ऑफ 6। तो देखिए CSF का जो कलर होता है वो एकदम कलरलेस फ्लूइड होता है, तो ब्लड तो उसमें अपीयरेंस देखने को नहीं मिल सकती। दूसरी pH यहाँ पे 6 है, जबकि CSF की जो pH होती है वो 7.3 के आसपास होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि क्लम्स कर रहा है ड्रेसिंग पे और उसकी pH 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली में जब CSF जो ये नाक से जब या नोज से जब फ्लूइड लीक हो रहा है उसके अंदर अगर CSF का पता लगाना होता है तो अपन क्या करते हैं, वाइट पैड यूज़ कर सकते हैं, गाउच पीस यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी ड्रेनेज है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सेंटर के अंदर तो क्या होगा, जैसे ब्लड अपीयर होगा और साइड में क्या होगी, एक येलो कलर की कंसेंट्रिक रिंग अपीयर होगी। ठीक है, जो इंडिकेट कर रही है CSF को। मीन्स अगर फ्लूइड जो होता है वो कंसेंट्रिक रिंग में सेपरेट हो जाता है तो वो, और साथ में पॉजिटिव है ग्लूकोज के लिए, तो वो किसको इंडिकेट करता है कि उसमें CSF प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे कि टेस्ट टू डिटरमाइन CSF लीकेज, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसे अपन क्या कहते हैं, हेलो साइन। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं कि जो भी लीकिंग फ्लूइड है उसको अपन जो है एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कि वाइट पैड है या टॉवल है वाइट कलर का, उस पर अलाउ करते हैं। उसके बाद उस ड्रेनेज को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ मिनट बाद क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो तो सेंटर में रह जाता है और येलो रिंग जो है उस ब्लड के सर्कल में प्रेजेंट होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, CSF फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होता है, इसका मतलब क्या है, टेम्पोरल लेयर पे जो पेट्रस पार्ट है वहाँ पे क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एक तो ये वाला साइन देखने को, इसे अपन क्या कहते हैं, बेटल साइन, जिसमें क्या होता है कि ईयर के पीछे की तरफ क्या होता है, अकाइमोसिस देखने को मिलती है, मीन्स नील जम जाती है। इसके अलावा ये CSF ओटोरिया जिसमें अपन ने हेलो साइन कहा। इसके अलावा क्या होता है, रेकून आइज देखने को मिलती है, मीन्स जो, एक मिनट, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ टार्सल प्लेट दिख रही है, इसे अपन क्या कहते हैं, रेकून आइज कहते हैं। ठीक है, कुछ ये जो है अपन को बेसिला स्कल फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का जो ओवरऑल उद्देश्य था वो अपना था कि हेलो साइन को जानना जो CSF के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट विथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज प्रोन टू एक्सपीरियंस ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। मीन्स उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया देखने को मिल रहा है। द नर्स शुड इंडिकेट विच मेजर्स इन द प्लान ऑफ केयर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अक्रेंस। मतलब उसको वापस होने से कम बचाना है तो उसमें कौन सा मेजर जो है वो करेगी फीमेल। सिलेक्ट है ऑल दैट अप्लाई, मीन्स एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर है। अब देखिए सबसे पहले ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता क्या है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में होता क्या है कि
जैसे ये आपको ब्लैडर जो है वो फुल्ली भर जाए है ना, फुल डिस्टेंशन उसका हो जाए, या फिर जो रेक्टम है उसके अंदर जो है स्टूल या जो फीसेस है वो इकट्ठे होने लग जाए, मीन्स क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाए। इन दोनों ही कंडीशन की वजह से क्या होता है कि इन दोनों ही कंडीशन की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मीन्स हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। और ये अपन कह सकते हैं कि हाइपरटेंसिव स्ट्रोक भी हो सकता है। तो हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। उसके बाद में जो यहाँ पे बेरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स में, वो इस हाइपरटेंसिव क्राइसिस को बचाने के लिए या इसको डिक्रीज़ करने के लिए ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं, और फिर वहाँ से क्या होता है, सिग्नल्स आते हैं उसको कम करने के लिए, बट इंजरी होने की वजह से क्या है, वो सिग्नल नीचे नहीं आ पाते हैं। या फिर मैं कह रहा हूँ या T6 या उसके अबव अगर इंजरी होती है तो क्या होता है, वहाँ पे अपन को हाइपरटेंसिव क्राइसिस या अपन कह सकते हैं हाई बीपी जो है देखने को मिलती है। उसका पहला दो कारण है, एक तो फुल ब्लैडर होना, दूसरा क्या कारण होता है कि जो अपना बाउल है वो फिजिक्स से पूरा भरा हुआ होना, मीन्स क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ये दो कंडीशन कोज करती है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। इसके अलावा T6 या उसके ऊपर अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया को अपन क्या कह सकते हैं, ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये कब देखने को मिलता है, जब स्पाइनल शॉक पर्सन में देखने को मिलता है और वो रिजोल्व हो जाता है। उसके बाद में ये अपन को देखने को मिलता है जब T6 या उसके ऊपर जो है इंजरी होती है। अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या है, एक बात हो, ये अपने आप में एक क्या है, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी। देखिए सिम्टम्स की अगर मैंने बात करें तो यहाँ पे सिम्टम्स जो होते हैं उसका शुरुआत सडन ऑनसेट होती है, मीन्स अचानक से सिम्टम देखने को मिलते हैं। बहुत ही सीवियर थ्रोबिंग हेडेक होता है, सीवियर हाइपरटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है, ये याद रखें। इसके अलावा क्या होता है कि जहाँ इंजरी होती है उसके ऊपर तो क्या होता है, ब्लड सप्लाई फास्ट होने की वजह से क्या होता है, फ्लशिंग देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से अपन को क्या देखने को मिलता है, एक्सट्रीमिटीज पेल होने लग जाती है, मीन्स वहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो पीला पड़ने लग जाता है, जैसे अपन ने अभी देखा था डायग्राम में। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई ना के बराबर होने लग जाएगा, जिसकी वजह से पेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा नोजिया होगा, नोजिया है, प्यूपिल्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डायलेट होने लग जाएंगे, प्यूपिल्स क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। नॉर्मल प्यूपिल तो ऐसा होता है, यहाँ पे प्यूपिल हो जाएगा डायलेट हो जाएगा। विजन जो है ब्लर। इसके अलावा स्वेटिंग, पाइलोरेक्शन, रेस्टलेस और फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, डर लगना किसी चीज़ का, तो यहाँ पे जो है ऐसी कंडीशन अपराइज होने लग जाएगी। फियर ऑफ एप्रीहेंशन मतलब फियर मीन्स जो है यहाँ पे डर लगने लग जाएगा। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के। देखिए अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं पहले ऑप्शन पे कि यहाँ पे क्या सही होगा। तो कीपिंग द लिनन रिंकल फ्री अंडर द क्लाइंट, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रिवेंटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन द लोअर लिम्स, मतलब पर्सन में हाइपर रिफ्लेक्सिया है। देखिए आपने इसका नाम क्या निकाला, हाइपर रिफ्लेक्सिया। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर छोटे से स्टिमुलस का भी क्या होगा, पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ इस डिजीज को पढ़ने क्या गया, ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद में सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि हर 12 घंटे में कैथेटराइजेशन किया जाएगा, बट आंसर क्या होगा, हर 4 से 6 घंटे में कैथेटराइजेशन किया जाता है। टर्निंग एंड रिपोजिंग द क्लाइंट इट एवरी 2 आवर्स, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हर 2 घंटे में अपन पोजीशन चेंज करेंगे। इंश्योरिंग दैट द क्लाइंट हैज़ ए बाउल मूवमेंट एट लीस्ट वंस ए वीक नहीं, यहाँ पे जो है अपन को डेली बेसिस पे जो है बाउल मूवमेंट करवाने पड़ेंगे, तो ई भी हो जाएगा इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन है, द नर्स इज इवेल्युएटिंग द न्यूरोलॉजिकल साइंस ऑफ ए क्लाइंट फॉलोइंग ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद अपन को जो है न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है वो असेस करने हैं। तो इसमें जो है विच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट स्पाइनल शॉक परसिस्ट, मतलब अपन को बताना है कि इसमें स्पाइनल शॉक जो है उसके सिम्टम्स या जो है वगैरह वो परसिस्ट कर रहे हैं। हाइपर रिफ्लेक्सिया, पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस, फ्लैसिड पैरालिसिस, रेफ्लेक्स एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर। देखिए 2 कंडीशन होती है, एक तो होता है स्पाइनल शॉक और एक होता है न्यूरोलॉजिकल शॉक। स्पाइनल शॉक जो होता है उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो भी इंजरी हुई है, जैसे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेवल पे इंजरी हुई है, तो उसके नीचे की तरफ क्या होता है, जितने भी सेंसरी फंक्शन है, मोटर है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, उन सबका कंप्लीट लॉस होता है। बट वो किस बेसिस पे होता है, टेम्परेरी मीन्स ट्रांसिट कंडीशन होती है, टेम्परेरी लॉस होता है, परमानेंट नहीं होता है। और यहाँ पे जो लॉस होता है ये यूजुअली लेस देन 48 आवर्स होता है। अगर अपन बात करें एनक्लेस बुक की
तो लेस देन 48 आवर्स होता है और ये कुछ सेवरल वीक्स तक, मतलब 48 आवर्स से लेकर कुछ वीक्स तक ये कंडीशन जो है चल सकती है किसकी, स्पाइनल शॉक की। बट यहीं पर अगर मैं न्यूरोलॉजिकल शॉक की बात करूँ, अगर न्यूरोलॉजिकल शॉक की बात करें अपन, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे इंजरी जो होती है वो मोस्टली T6 जो अपना रीजन होता है, T6 के या T6 के ऊपर की तरफ जब इंजरी होती है तो वहाँ पे जो है पर्सन जो है उसको न्यूरोलॉजिकल शॉक जो है एक्सपीरियंस होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, वेजोडाइलेशन का मतलब यहाँ पे समझिए कि जो ब्लड सप्लाई टिश्यू लेवल तक जा रही थी वहाँ से ब्लड को पुल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू में क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा और वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा सेल लेवल पे, और क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मेसिव वेजोडाइलेशन होगा। ठीक है, ये था अपना क्या, न्यूरोलॉजिकल शॉक। अब इन दोनों के सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए न्यूरोलॉजिकल शॉक जो है वहाँ पे अपन को हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, अभी तक अपन जितने भी शॉक पढ़ते थे वहाँ पे अपन को हाइपरटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता था, जैसे कि अपन ने ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शन में भी देखा। बट जो न्यूरोलॉजिकल शॉक और स्पाइनल शॉक एक स्पेशल पॉइंट है कि यहाँ पे अपन को हाइपोटेंशन के साथ क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड को जब पुल कर लिया जाता है तो वहाँ पे जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, वार्म और ड्राई देखने को मिलती है। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन और विनस कूलिंग देखने को मिलती है। पोइकिलोथर्मिया का मतलब क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। ठीक है, मीन्स एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है वो वार्म और ड्राई होती है, बट बॉडी कैसी होती है, कोल्ड होती है, मीन्स पोइकिलोथर्मिया कंडीशन होती है। इसके अलावा जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल शॉक में। अब देखिए स्पाइनल शॉक की ऊपर अपन फोकस करेंगे कि यहाँ पे अपन ने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से हो रहा है और यहाँ पे जितने भी वॉलेंट्री रिफ्लेक्स न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो एब्सेंस होती है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, ट्रांजिट कंडीशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट डेज से कुछ महीनों तक हो सकता है। इसके अलावा एक ही पेशेंट में स्पाइनल शॉक और न्यूरोलॉजिकल दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, बट दोनों का कोर्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स स्पाइनल शॉक की मैं और बात करूँ यहाँ पे, तो स्पाइनल शॉक के सिम्टम्स में देखिए हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया तो होगा ही। इसके अलावा यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है, पैरालिटिक इलियस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लेवल ऑफ इंजरी है उसके नीचे की तरफ जो है रिफ्लेक्स एक्टिविटी का क्या होगा, लॉस होगा। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो जनरली स्पाइनल शॉक में ही देखने को मिलते हैं। अब देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजर्स का, कि यहाँ पे बोल रखा है कि द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट who begins to experience seizure activity, और फिर है while in bed which action should the nurse take, select all that apply, मीन्स एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। लूजनिंग रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पर्सन जो है वो किस पे है, पर्सन जो है बेड पे है और उसको सीजर्स आ रहे हैं, तो अब नर्स क्या करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी सीजर्स आते हैं तो जो भी ऐसे क्लोथ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इंस्पायरेशन के अंदर, उस रेस्पायरेशन में उसको अपन क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। ठीक है, ताकि रेस्पायरेशन आसानी से हो सके। रिस्ट्रेनिंग द क्लाइंट लिम्ब, मतलब जो हाथ पाँव में उसको बांध देना, ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिस्ट्रेनिंग द क्लाइंट से गलत हो जाएगा। रिमूविंग द पिलो एंड रेजर्स पेडेड रेस है, अब पिलो अगर लगा हुआ है तो आप हटा दीजिए और जो साइड रेल्स है उसको भी जो है अपन को राइज कर देना चाहिए या उसको जो है ऊंचा कर देना चाहिए, ताकि पर्सन जो है वो गिरे ना बेड से। अगर पिलो को रिमूव ना करें तो भी कंडीशन जो है वो चल सकती है, बट यहाँ ऑप्शन में है तो अपन इसको सही मानेंगे। पोजिशनिंग द क्लाइंट टू द साइड इफ़ पॉसिबल विद द हेड फ्लेक्स फॉरवर्ड, तो ये भी सही है कि साइड लाइक पोजिशन देते हैं और जो हेड उसको आगे की फॉरवर्ड रखते हैं, और हो सके तो जो अपनी टंग है उसको भी अपन बाहर रखें, ताकि क्या हो, जो ड्रेनेज एस्पायरेशन है वो ना करे और वो जो है बाहर आ जाए। ठीक है, जो भी सिक्रीशन है वो बॉडी के बाहर आ जाए। इसके अलावा कीपिंग द कर्टन अराउंड द क्लाइंट इन द रूम डोर ओपन सो क्विकली अराइव दे कैन क्विकली एंटर टू असिस्ट, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं होता है। देखिए ये डायग्राम दे रखा है, जो मैंने बताया वो इसी के अंदर समझा रखा है। अब देखिए सीजर्स और 3 वर्ड्स होते हैं, उनका मतलब समझ लेते हैं कि सीजर्स, एपिलेप्सी और कन्वर्जन में क्या अंतर होता है। देखिए सीजर जो होता है उसमें तो क्या होता है कि 2 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, एक ये न्यूरॉन्स है और एक ये न्यूरॉन्स है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का डिस्चार्ज होता है वो अगर एबनॉर्मल हो जाए सडन, उसे तो क्या कहा जाता है, सीजर्स कहा जाता है। और यही बात अपन ने एक सिनेप्स की बात करी, ऐसे मल्टीपल सिनेप्स हो सीरीज़ में, तब जो कंडीशन कोज होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, मीन्स क्रोनिक, यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा न्यूरॉन्स के बीच में।
अब क्या होता है कि इसकी वजह से क्या हो कि जो अपनी मसल्स है उसमें जो है बहुत ज़्यादा जर्की मूवमेंट हो, ठीक है, तो उस चीज़ को अपन कहते हैं कन्वर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तीनों में ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है। इसके जो टाइप्स हैं और उसके जो मैनेजमेंट है उनकी बात अपन जो है जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। अभी अपना जो फोकस था वो डिजीज पे क्वेश्चन बेसिस पे ही था। देखिए इसके बाद में आता 8th क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि स्ट्रोक वाला पेशेंट है, ब्रेन स्ट्रोक है, उसको कंप्लीट राइट साइड हेमीपेरेसिस की कंडीशन है। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एसोसिएटेड है इस कंडीशन के साथ, और सेलेक्ट दैट ऑल अप्लाई मीन्स एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं स्ट्रोक की। देखिए स्ट्रोक में क्या होता है कि जैसे ये आपका ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन में सप्लाई करने वाली कुछ कैरोटिड आर्टरीज वगैरह या कुछ और आर्टरीज होती हैं। अब ये कब हो सकता है, जब यहाँ पे क्या हो प्लेक का निर्माण हो जाए, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ प्लेक फॉर्मेशन हो जाए। तो क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाए कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, या फिर क्या कंडीशन और हो सकती है कि जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करने वाली है उसके अंदर जो है ब्लड क्लॉट हो जाए, या छोटी छोटी जो आर्टरीज़ हैं वहाँ पे क्या हो जाए एम्बोलिज्म हो जाए, मीन्स एम्बोलाई जाके उसको जो है रास्ता रोक दे, या फिर ब्लड सप्लाई ही क्या हो जाए कम हो जाए। इन सब की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई पहुँचने वाला है ब्रेन टिश्यू तक वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मीन्स ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। इस टाइप के स्ट्रोक को कहा जाता है इस्केमिया स्ट्रोक, जो जनरली थ्रोम्बोसिस जैसे अपन ने कहा कि ब्लड क्लॉट जम जाए, एम्बोलिज्म, हाइपोटेंशन या एन्यूरिज्म की वजह से देखने को मिलता है। एन्यूरिज्म क्या होता है जैसे कि ये बैलूनिंग होना किसी आर्टरी का पर्टिकुलर, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं एन्यूरिज्म, ये कारण बनता है इस्केमिक स्ट्रोक का। फिर दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि आपके ने जो ब्लड वेसल्स दिए मीन्स हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है आर्टरीज रप्चर हो जाती हैं और ब्लड जो होता है ब्रेन टिश्यू में इकट्ठा होने लग जाता है। उसे अपन कहते हैं हेमरेजिक शॉक, जो कि हाइपरटेंशन की वजह से जनरली देखने को मिलता है। ओवरऑल इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल हो क्या रहा है कि जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो डिस्टर्ब होने की वजह से जो ब्रेन टिश्यू है उनको सप्लाई कम मिलता है। तो पहले इस्केमिया एंड देन कंटिन्यूस होने की वजह से क्या हो सकता है इन्फेक्शन होने लग जाता है। उसी चीज़ को अपन कहते हैं स्ट्रोक, ब्रेन अटैक या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे राइट ब्रेन अटैक और लेफ्ट ब्रेन अटैक दो चीज़ें होती हैं। अब राइट ब्रेन डैमेज होने का मतलब क्या है कि एक्चुअली में क्या होती है जो नर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं क्रॉस करती हैं, जिसे अपन डेकोसेट कहते हैं। अब राइट वाली लेफ्ट में जाती है, लेफ्ट में जाके बॉडी को सप्लाई करेगी। अगर राइट ब्रेन डैमेज होता है तो क्या होगा लेफ्ट की साइड बॉडी क्या हो जाएगी पैरालिसिस होगी, और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जैसे अपन को यहाँ पे याद रखना है। जैसे राइट ब्रेन जब डैमेज होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जजमेंट की क्वालिटी होती है मीन्स किसी चीज़ को जज करना वो क्या हो जाता है इम्पेयर्ड हो जाता है। इसके अलावा जो टाइम कंसेप्ट होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। पर्सन बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो वहाँ पे सेफ्टी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अपन को वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। लेफ्ट साइड नेगलेक्ट, या मैं कह सकता हूँ लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा हेमीप्लेजिया, मीन्स हेमी मीन्स क्या होता है आधा, प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस मीन्स हाफ बॉडी क्या हो जाएगी पैरालिसिस हो जाएगी। अगर राइट ब्रेन डैमेज होता है तो लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी। इसके अलावा पर्सन जो है उसका अटेंशन स्पेन क्या हो जाता है शॉर्ट हो जाता है राइट ब्रेन डैमेज में। अब बात करते हैं लेफ्ट ब्रेन डैमेज की। तो लेफ्ट ब्रेन डैमेज में क्या होता है पर्सन जो होता है उसमें अवेयर होता है कि वो जो है उसमें बॉडी में डेफिसिट है, डिप्रेशन और एंजाइटी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो लैंग्वेज और मैथ से रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं वो इम्पेयर्ड होते हैं। पर्सन जो होता है राइट और लेफ्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता है। स्पीच या फिर लैंग्वेज एफिशिएंसी इम्पेयर्ड होता है। पैरालाइज राइट साइड हेमीप्लेजिया, ठीक है, मीन्स लेफ्ट में डैमेज हुआ है तो राइट साइड में पैरालिसिस होगा। परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, ठीक है। ये कुछ बात की पॉइंट्स थे अपने राइट और ब्रेन लेफ्ट डैमेज की। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लाइंट विथ कंप्लीट राइट साइडेड हेमीपेरेसिस। देखिए प्लेजिया मीन्स होता है पैरालिसिस और पेरेसिस मतलब होता है वीकनेस। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक हुआ है उसकी वजह से राइट साइड में हेमीपेरेसिस हुआ है। तो अगर राइट साइड अफेक्ट हुई है मीन्स यहाँ पे ब्रेन डैमेज कौन सा हुआ होगा लेफ्ट साइड वाला ब्रेन डैमेज हुआ होगा। तो क्लाइंट इज एफेजिक, तो ठीक है लेफ्ट ब्रेन अपने में भी देखा कि लेफ्ट ब्रेन डैमेज होता है तो वहाँ पर पर्सन जो होता है उससे क्या हो जाता है एफेजिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये राइट हो जाएगा कि वहाँ पे उसको जो है एफेजिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एफेजिक कंडीशन अपन को देखने को मिली। क्लाइंट हैज़ वीकनेस ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, राइट साइड में वीकनेस देखने को मिलेगी। द क्लाइंट हैज़ कंप्लीट बायलेटरल क्लियरेंस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बायलेटरल नहीं होता है। द क्लाइंट हैज़ वीकनेस ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस एंड टंग, नहीं, अगर लेफ्ट ब्रेन सही है ये,
अगर लेफ्ट साइड में ब्रेन डैमेज हुआ तो राइट साइड के अंदर क्या होगा, वीकनेस को देखने को मिलेगा। द क्लाइंट लॉस द एबिलिटी टू मूव द राइट आर्म बट इज़ एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें जो है राइट आर्म को मूव करने की एबिलिटी है बट उसको इंडिपेंडेंट वॉक करने की एबिलिटी नहीं एबिलिटी है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका क्या है, वीकनेस है, तो उसको असिस्ट करने की नीड होगी। तो ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द क्लाइंट हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू एम्बुलेट इंडिपेंडेंट बट इज स्टेबल टू फीड एंड बाथ हर सेल्फ और हर सेल्फ विदाउट असिस्टेंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या चला जाएगा, ए, बी और डी। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे डिफ़िकल्टी इन स्पीच है, उसे मतलब कहते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, एफेजिया का मतलब हो गया कि वो बोल ही नहीं पाएगा। तो स्पीच के जो सेंटर होते हैं उनकी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। यहाँ पे स्पीच के दो सेंटर होते हैं, एक होता है सेंसरी जहाँ से सेंस लिया जाएगा, और दूसरा होता है मोटर जहाँ से अपन को बोला जाएगा। अब मोटर वाला एरिया होता है ब्रोकास एरिया में। कहाँ होता है, ब्रोकास एरिया में। और सेंसरी वाला कहाँ होता है, बर्निक्स एरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि स्पीच के अंदर मोटर और सेंसरी मतलब अपन सेंस लेते हैं कि अपन जो सामने वाला बोल रहा है उसको अपन ने समझा, और फिर मोटर रिस्पॉन्स से अपन क्या करते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं। तो मोटर में तो क्या होगा, मूवमेंट होगा, और वो काम मिलता है अपन को ब्रोकास एरिया कहते हैं उसको। सेंसरी वाला को क्या कहते हैं, वर्निक्स एरिया कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स हैज इंस्ट्रक्टेड द फैमिली ऑफ ए क्लाइंट विद स्ट्रोक का क्वेश्चन है, हु हैज होमोनिमस एंड हेमीएनोप्सिया about the measure to help the client overcome the deficit, which statement suggests that the family understand the measures to use when caring for the client. We need to discourage him for wearing eyeglasses। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, हम उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। We need to place object in his impaired field of vision। अगर impaired field of vision में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसको देख ही नहीं पाएगा, तो बी भी गलत हो जाएगा। सी, हम उसको अप्रोच करेंगे impaired field में जब वो देख ही नहीं पाएगा तो अप्रोच करेंगे नहीं, से उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, देखिए ये नॉर्मल विजन होता है, और हेमीएनोप्सिया का मतलब होता है कि जो हाफ विजुअल फील्ड है उसका लॉस हो जाना। देखिए हाफ विजुअल फील्ड का लॉस होने का मतलब ये, जैसे अपन ने इसको दो आंखों से देखा है, ये तो क्या कहलाता है, बाइनेजल, मीन्स अपनी जो एक आई है, ठीक है, तो जो नोज़ के आसपास अपन देखते हैं वो तो क्या होगा, बाइनेजल। ठीक है, और जो टेम्पोरल बोन्स की तरफ देखते हैं वो क्या हो जाएगा, अपना ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टेम्पोरल। ठीक है, बाई टेम्पोरल। अब क्या होता है कि हेमीएनोप्सिया, ठीक है, होमोनिमस हेमीएनोप्सिया मतलब एक साथ दो चीज़ों का लॉस होना। मीन्स अगर हाफ विजुअल फील्ड का लॉस हुआ है तो दोनों नोज़ की तरफ जो होगी बाई नेजल हेमीएनोप्सिया, जैसे कि ये वाला है, क्या अपन को ये और ये तो दिख रहा है टेम्पोरल बोन की, पर ये जो नेजल बोन की तरफ वाला व्यू है वो हाफ विजुअल फील्ड दोनों आई की तरफ, वो अपना क्या है, लॉस हुआ, तो उसको अपन ने कहते हैं बाई नेजल हेमीएनोप्सिया। ठीक है, बाई टेम्पोरल मतलब दोनों साइड पे जो टेम्पोरल बोन की तरफ का जो विजुअल फील्ड है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है, जैसे अपन ये कहेंगे बाई टेम्पोरल हेमीएनोप्सिया। ये तो कंडीशन थी होमोएनिमिस की। अगर ये हेटेरोएनोमिस होता तो क्या हो जाता कि एक नेजल साइड की विजन लॉस हो जाती है और एक टेम्पोरल साइड की हो जाती है। ठीक है, इसे अपन कहते हैं हेमीएनोप्सिया की कंडीशन, जो अपन को स्ट्रोक पेशेंट में देखने को मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है, नर्स जो है वो टीच कर रही है क्लाइंट जिसमें माइस्थेनिया ग्रेविस है, अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ माइस्थेनिक एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस, विच क्लाइंट एक्टिविटी सजेस्ट दैट टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव। देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस जो है उसका डिटेल लेक्चर MSN के अंदर आपको मिल जाएगा, MSN प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर समझते हैं कि माइस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है और कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है। तो देखिए कोई पर्सन है माइस्थेनिया ग्रेविस का, उसमें मेन चीज़ तो क्या होती है कि एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम हो जाए, या फिर अगर वो नॉर्मल भी हो तो उसको जो डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम है कोलिनेस्ट्रेज, ठीक है, उसका नंबर क्या हो जाए या फिर उसका अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, दो चीज़ें ये हो सकती हैं, या फिर जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करें, इस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को रिस्पॉन्स ना करें। ये तीन कंडीशन हो सकती है माइस्थेनिया ग्रेविस में। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे अपन को डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा माइस्थेनिक क्राइसिस है, कौन सा कोलिनर्जिक क्राइसिस है। अब मान लीजिए कि पर्सन जो है उसके अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है, उसमें एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम है। तो इसके लिए अपन एक टेस्ट करते हैं, इसका नाम है एंड्रोफोनियम टेस्ट। कौन सा, क्या नाम है इसका, एंड्रोफोनियम टेस्ट। ठीक है, ये एंड्रोफोनियम टेस्ट में, ये एंड्रोफोनियम क्या है, ड्रग होती है जिसका काम क्या होता है, एंटी कोलिनेस्ट्रेज, मीन्स जो एंजाइम है उसके इनहिबिट करने का इसका
काम होता है। तो ये ड्रग हमने इंजेक्ट कर दी। इंजेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि उस एंजाइम को रोकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ACH न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ने लग जाएंगे और जो मसल्स होती हैं उनमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इसका मतलब क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट में था और वो पॉजिटिव है तो अपन को फ़ायदा मिल गया। ठीक है। कोलिनर्जिक, अब बात कर रहे हैं कि पर्सन जो है, मैंने कहा कि माइस्थेनिया ग्रेविस था। कोलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब क्या होगा कि ACH का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह, पहले अगर नॉर्मल क्लाइंट है, मान लीजिए MGH मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस में नहीं है, नॉर्मल पर्सन है और उसमें मैंने एंड्रोफोनियम दे दिया, तो पहले से एसिटाइलकोलिन हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर थे एक बेसिक लेवल पे या ऑप्टिमम अमाउंट में, मैंने और ज़्यादा अमाउंट में दे दी, तो क्या हो जाएगा, अचानक से जो है मसल्स क्या हो जाएगी, वीक होने लग जाएगी। तो वो कंडीशन कहलाती है कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो माइस्थेनिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस में बेसिक डिफरेंशिएट करने के लिए एंड्रोफोनियम टेस्ट कराया जाता है। एंड्रोफोनियम डालने के बाद में अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, मीन्स माइस्थेनिया ग्रेविस में था, तो वहाँ पे अपन को कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होगी, नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। अब बात आती है कि माइस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है। तो देखिए, अगर एंड्रोफोनियम डाला, ठीक है, इंप्रूवमेंट हुआ, मीन्स पर्सन माइस्थेनिया ग्रेविस पॉजिटिव था और उसके अंदर अपन को पॉजिटिव था, इंप्रूवमेंट हुआ, बट अगर उसके अंदर वो माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं था तो उसकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगा। माइस्थेनिया क्राइसिस जो होता है वो जनरली इस डिजीज़ के अंदर जब लेट स्टेज आती है, जहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता है और वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड होने लग जाती है और वहाँ पे जो है रेस्पिरेशन ख़राब होता है और मैकेनिकल वेंटिलेटर पर पर्सन को लेना पड़ता है। उस कंडीशन में अपन क्या कहते हैं, माइस्थेनिक क्राइसिस कहते हैं। देखिए, माइस्थेनिक क्राइसिस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन सब क्या होंगे, इंक्रीज, मतलब तीनों ही कंडीशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अलावा पर्सन की जो रिफ्लेक्स होते हैं, कफ रिफ्लेक्स है या फिर स्वेलो रिफ्लेक्स है, वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से इम्पेयर्ड होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कफ और स्वेलो रिफ्लेक्स क्या होता है, यहाँ पुअर लिख रखा है तो अपन उसको एब्सेंट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा डिस्फेजिया मीन्स स्वेलोइंग में डिफिकल्टी आती है और इम्प्रूव विथ एंड्रोफोनियम, मीन्स अपन ने जो एंड्रोफिन डाली थी जिससे एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोडा से बढ़ता है, तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस को है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस से तो क्राइसिस वाली कंडीशन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि एंड्रोफोनियम डालने की वजह से कंडीशन वर्स हो जाएगी, तो एब्डोमिनल मस, अब कैसी ड्रग है, कोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग है तो पेरिस्टोलिक मूवमेंट बढ़ाएगी, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स भी आएंगे, डायरिया भी होगा, नोज़ो वोमिटिंग होगा, बॉडी में एक्सेसिव सिक्रीशंस होने लग जाएंगी, जो भी आपको ब्रोंकियल सिक्रीशन है, एक्सेसिव सलाइवेशन है, ये सब देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ याद रखें, कोलिनर्जिक ड्रग के अंदर जो प्यूपिल होते हैं उनका क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मीन्स प्यूपिल जो होता है वो क्या हो जाता है, छोटा होने लग जाता है, उस कंडीशन पर क्या कहते हैं, मियोसिस। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थेनिया ग्रेविस क्राइसिस में। और डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, कि यहाँ बात कर रहा है पार्किंसन डिजीज़ की और उसमें फॉल्स गिरने से उसको जो है अपन को बचाना है। तो इसमें जो है क्लाइंट स्टेटमेंट रिफ्लेक्स एंड नीड फॉर फर्दर टीचिंग, मतलब कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट के द्वारा कहा गया है जिसमें उसको और समझाने की ज़रूरत है। आई कैन सिट डाउन टू पुट ऑन माई पैंट एंड शूज़, आई ट्राई टू एक्सरसाइज एवरी डे, रेस्ट व्हेन आई एम टायर्ड, माई सन रिमूव ऑल लंग्स, आई डोंट नीड यूज़ माई वॉकर टू गेट टू द बाथरूम। तो देखिए, सबसे पहले तो पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है। तो पार्किंसन डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। पहला कहा तो ये देखिए, डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन को एक ल्यूवी बॉडी देखने को मिलती है, ये की फीचर्स है पार्किंसन डिजीज़ का। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लें कि ल्यूवी बॉडी किस में देखने को मिलती है, तो कहाँ देखने को मिलती है, पार्किंसंस अफेक्टेड न्यूरॉन्स के अंदर जो अपन को कंडीशन देखने को मिलती है। डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है जहाँ पे डोपामिन को प्रोड्यूस किया जाता है, वो क्या हो जाते हैं, कम, प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है, क्योंकि सेल जो होती है उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। तो डोपामिन सिंपल सी बात है, बॉडी ने स्टोर भी कर रखा होगा, तो पहले कंडीशन अपन को सिंपली अपीयर नहीं होगी जब तक कि वो स्टोर जो है उसका डिप्लीशन नहीं हो जाता। देखिए, ये एक अपने आप में क्या होती है, एक डीजनरेटिव डिजीज़ होती है जिसमें डोपामिन का डिप्लीशन होने लग जाता है। अब क्या होता है कि बॉडी के बैलेंस बनाने के लिए दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है एक्साइटरी और एक होता है इनहिबिटरी। एक्साइटरी कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन, और इनहिबिटरी कौन सी होता है, डोपामिन। जब डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा तो एक्साइटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो जाएंगे, एलिवेट होने लग जाएंगे और बॉडी में क्या होंगे, सिम्टम्स जो होंगे कोस होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्साइटरी इम्पल्स का क्या हो जाता है,
ये डोपामिन इंटरफेयर करता है, तो इसके जैसे क्या होगा एक्स्ट्रा पेरिमेटल सिम्टम, जो कि अपने इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसमें क्या हो जाएगा फंक्शनिंग खराब होने लग जाएगी। ये डिजीज़ जो होती है स्लो प्रोग्रेसिव होती है, जैसे मैंने बताया कि ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, क्रोनिक कंडीशन होती है। क्रिपलिंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी जो होगी उसमें क्या होने लग जाएगा कि बॉडी जो होती है उसको डैमेज करने लग जाएगी धीरे धीरे। फिर है कि इसकी वजह से क्या होता है पर्सन गिर सकता है, खुद ही केयर नहीं कर पाएगा, बॉडी सिस्टम फेल होने लग जाएंगे, पर्सन डिप्रेशन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मेंटल डेटोरेशन है वो डिजीज़ के लेट कंडीशन में देखने को मिलते हैं। देखिए इसका जो ट्रायड साइन है उसको अपन कैसे आ सकते हैं, ट्रैप से आ सकते हैं। टी से आता है ट्रिमर। ट्रिमर जो है जनरली क्या होगा यहाँ पे पिल रोलिंग ट्रिमर देखने को मिलते हैं। पिल रोलिंग ट्रिमर का मतलब क्या होता है कि पर्सन जब जो उसकी उंगली है, एक थंब और फिंगर जो है उसके बीच में जो है वो पिल को जैसे मूव करते हैं वैसे जो है उसके अंदर ट्रिमर अपीयर होंगे। आर से क्या होता है रिजिडिटी में क्या होता है उसके जो हाथ पाँव है, नेक है, ट्रंक साइड है वो क्या हो जाएगी रिजिड होने लग जाएगी, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा एक काइनेशिया देखने को मिले। एक काइनेशिया मतलब जो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने की जो पावर है अपने पास उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है लॉस या इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा पोस्चर बैलेंस मतलब पोस्चर भी क्या होता है इम्पेयर्ड होता है, मीन्स धीरे धीरे पर्सन की बॉडी जो है आगे की तरफ झुकने लग जाती है, मीन्स इसको अपन ये कहते हैं स्टुप्ड पोस्चर जो है वो होने लग जाता है, पर्सन जो है बैलेंस नहीं बना पाता है। ठीक है, इसके लिए जब वो चलता है मीन्स जब उसकी वॉकिंग की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि सफर्ड या सफलिंग देखने को मिलती है, मीन्स पर्सन जो है अपना पाँव जो है पूरा उठा नहीं पाता है, पाँव उठा के नहीं चलता है, तो वहाँ पे गिरने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखिए और कुछ सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो पर्सन की जो राइटिंग होती है वो धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है, उसे अपन ये कहते हैं माइक्रोग्राफिया की कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। इसके अलावा पर्सन जो होता है वो क्या होता है मास्क लाइक फेस, मतलब जैसे मास्क होता है जिसमें कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होते हैं उसके एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो ट्रिमर्स होते हैं पिल रोलिंग अपने का वो रेस्ट पे देखने को मिलते हैं, और जब पर्सन कोई काम कर रहा होता है पर्पसफुल एक्टिविटी या सो रहा होता है तब क्या होते हैं ये ट्रिमर डिक्रीज होने लग जाते हैं, और जब वो फटीक होता है मतलब थका हुआ होता है जब वो बढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा पर्सन जो होता है वो मोनोटोनिक स्पीच में बात करता है। मोनोटोनिक स्पीच का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर्सन अपनी टोन में वेरिएशन नहीं करता, जब बोलता है तो कभी हाई पिच लो पिच नहीं, एक सेम पिच में जो है वो बात करता है, तो उसे क्या क्या कहते हैं मोनोटोनिक स्पीच कहते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अपन को जनरली नज़र आते हैं। ठीक है, ये था अपना पार्किंसन डिजीज़। और ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या देते हैं एंटी पार्किंसंस ड्रग होती हैं, या बहुत सारे ड्रग्स अपन इसमें देते हैं जैसे एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैं। ठीक है, उसके बाद उसके लिए अपन जो है सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ आंसर क्या जाएगा कि आई डोंट नीड टू यूज़ माई वोकर टू गेट टू द बाथरूम। इसमें क्या होता है पर्सन को जो है एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मीन्स वोकर जो है यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये था अपना, इसका याद रखें एक तो ल्यू बॉडी, दूसरा अपन इसको जो है ट्राइड साइन क्या है या फिर इसका जो साइन क्या है क्लासिकल फीचर वो है अपन ट्रैप, जिससे अपन इसको याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का। तो इसमें जो है नर्स है उसको सजेशन दिया है कि उसको ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया को पेशेंट है उसको बताना है कि पेन एपिसोड्स को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर टीचिंग इफ द, मतलब इसमें से कौन सा कथन जो है क्लाइंट कहेगा तो उसमें अपन को फर्दर टीचिंग की जरूरत होगी। आई विल वॉश माई फेस विथ कॉटन पैड्स, आई विल हैव टू स्टार्ट चेविंग ऑन माई अनअफेक्टेड साइड। तो सही है, अनअफेक्टेड साइड ही चबाना चाहिए, कॉटन पैड से जो है मुंह धोना चाहिए। आई शुड रिंस माई माउथ इफ टूथ ब्रशिंग इज पेनफुल, ये भी सही है। आई विल ट्राई टू ईट माई फूड आइदर वेरी वार्म, सर ये आर्म नहीं है वार्म है, और वेरी कोल्ड। तो देखिए बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा खाना दोनों ही क्या होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के अंदर पेन को ट्रिगर करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है उसको सिवियर पेन फील होता है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है वेरी वार्म और वेरी कोल्ड फूड को जो है अवॉइड करना है। देखिए ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसकी 3 ब्रांच होती है, ऑफ्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच और मेंडिबल ब्रांच। ये दोनों तो कैसी होती है सेंसरी होती है, और ये कैसी होती है मोटर, मीन्स मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है तो वहाँ पे तीनों ही कहीं ना कहीं अफेक्ट देखने को मिलेगी। अब क्या क्या इसके अंदर होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए सप्लाई में देखिए सुपीरियर एल्वियुलर नर्व भी सप्लाई कर रहा है, इसके अलावा लिंगुअल नर्व, इंफीरियर एल्वियुलर नर्व। अब सिम्टम्स में क्या होगा उसके बारे में देखिए नेक्स्ट।
देखिए पेन एरियाज़ के अंदर क्या क्या होगा कि या तो फोरहेड में पेन होगा, या फिर जो ये अपना लिप एरिया है, मैक्सिलरी बोन वाला एरिया, वहाँ पे क्या होगा, पर्सन को पेन फील होगा। इसके अलावा और कहाँ हो सकता है, जैसे ये लिप्स हैं, और लिप्स के बाद में ये अपना नोज़ है। देखिए एक तो ये मैंडिबल वाला पार्ट है, वहाँ पेन हो सकता है, अराउंड द चिक्स, अराउंड द, ये देखिए तीनों पार्ट मतलब जो फेस वाला रीजन है उसको पूरा इसने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, जहाँ पर अपन को जो है पर्सन को क्या हो सकता है, पेन फील हो सकता है। इसके अलावा अपन को पता है कि ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है वो कौन सी होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, और 3 ब्रांच अपन ने देख ली। यहाँ पे जो पेन होगा वो कैसा होगा, बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है जो पर्सन को फील होता है। और यहाँ पे जैसे फोरहेड है, इसके अलावा चिक्स है, लिप्स है, नोज़ है, जैगोमेटिक एरिया है, ये सारे क्या होते हैं, पेन की लोकेशन होती है जो इसको अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे एक ही कंडीशन होती है, वो क्या है, स्लीप, जिसमें क्या होता है पर्सन को जो है पेन रिलीव होता है, इसलिए इसका जो पर्सन होता है लंबे समय तक सोता ही रहता है। पेन जो होता है जब अपन कोल्ड या जो ठंडा खाना है उसको जब अपन खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, राइज होता है। अब देखिए ट्राइजेमिनल नर्व जो होते हैं उसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक कारण तो ये हो जाए कि यहाँ पे जो आपको नर्व दिख रही है यहाँ पर कोई ट्यूमर हो जाए उसको जो कंप्रेस कर रही हो, या फिर क्या हो जाए, एन्यूरिज्म हो जाए, मीन्स जो आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाए और उसको जो है नर्व को कंप्रेस करने लग जाए, या फिर सेरिब्रल टिश्यू में स्वेलिंग आने लग जाए। तो ये एक मेन कोज जो होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पेन अराइज होता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशंस हो सकते हैं या अदर डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। अब देखिएगा अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्रग ऑफ चॉइस की, तो ट्राइजेमिनल ड्रग के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है कार्बामाजिपाइन। ये आप याद रखें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कार्बामाजिन की ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, कार्बामाजिपाइन होती है। ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है ये कहलाता है माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन, जिसमें कि अपन ने बात करी कि कंप्रेशन की वजह से अगर ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो अफेक्ट हो रही है तो वहाँ पे क्या करते हैं अपन, सर्जरी करके एक स्पंज या टेफ्लॉन को डाल देते हैं ताकि जो है डायरेक्ट प्रेशर जो है नर्व पे ना पड़े ड्यू टू द आर्टरी। इसे क्या कहते हैं, माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन। इसके अलावा एक दो सर्जरी और मैं बता देता हूँ। एक होता है नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक में अपन क्या करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करके जो नर्व है उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो सेंसेशन अपन को फील ना हो, तो पेन क्या हो जाएंगे, फील होना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा एक होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी राइजोटोमी। रेडियो फ्रीक्वेंसी राइजोटोमी में क्या होता है, इसके अंदर अपन स्किन के द्वारा क्या करते हैं, जो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच होती है वहाँ पे उसको क्या कर देते हैं, इंसिजन लगा देते हैं ताकि अपन को परमानेंट एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो, पर्सन को जो है पेन फील ना हो। उसे अपन क्या कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी राइजोटोमी कहते हैं। तो ये बात की ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GBS का है, गुलियन-बार सिंड्रोम है, विच पास्ट मेडिकल हिस्ट्री फाइंडिंग मेक्स द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर दिस डिजीज़। तो देखिए जिसमें गुलियन-बार सिंड्रोम अगर होता है तो वहाँ पे क्या क्या होगा। पहला ऑप्शन है मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स, सीजर और ट्रॉमा टू द ब्रेन विथ लास्ट ईयर, बैक इंजरी और ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर, या रेस्पिरेटरी GIT इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, डी क्यों जाएगा, उसका क्यों जाएगा, उसका कारण देखते हैं। देखिए जो गुलियन-बार सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी क्रेनियल और पेरिफेरल नर्व्स होती है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है। अब मैं कह सकता हूँ वहाँ पे जो है उन नर्व्स को क्या होता है, जनरली अफेक्ट होती है। कौन सी, क्रेनियल और पेरिफेरल नर्व। इसमें क्या होता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है मिमिक्री, ठीक है। मिमिक्री थ्योरी क्या बताती है कि जब आपका इम्यून सिस्टम आपके खुद के बॉडी के प्रोटीन्स और बाहर के बॉडी प्रोटीन्स को जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है और दोनों को क्या कर देता है, अटैक कर देता है, तब ये डिजीज़ अराइज होती है। बाहर से मतलब क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, और खुद का मतलब क्या है, जैसे माइलिन शीट का जो प्रोटीन है, माइलिन शीट किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। जब दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है तो वो दोनों पे अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइलिन शीट का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है और क्या डिजीज़ क्या हो जाती है, कोज होती है, जिसे अपन कहते हैं GBS कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जनरली ये प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो होता है, मीन्स जो रिकवरी यहाँ पे पॉसिबल है बट उसमें क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन को असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है। असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि बॉडी के नीचे पार्ट से लेकर फेशियल रीजन तक क्या होता है, धीरे धीरे पैरालिसिस देखने को मिलेगा। टाइम लगने के बाद में क्या होता है, वीकनेस पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो अपन को सिम्टम्स को अपन जो मेन सिम्टम्स उसको याद रख सकते हैं, पान से क्या हो जाता है, पेरेस्थीसिया मीन्स नीडल सेंसेशन,
ए से क्या हो जाएगा असेंडिंग पैरालिसिस, एन से क्या हो जाएगा यहाँ पे अपन को असेंडिंग पैरालिसिस और नीडल सेंसेशन, पैरेस्थीसिया कंडीशन, ये सब देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल पैरालिसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। सिमेट्रिकल पैरालिसिस मतलब इसमें आपको रेस्पिरेशन वाली कंडीशन है, बाउल ब्लैडर फंक्शन, इन सब का धीरे धीरे क्या हो जाता है लॉस होने लग जाता है। इसके अलावा जो मेन फीचर है मीन जिसकी वजह से ग्लोन-बार सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए ये क्या होती है, इसको अपन पॉलीन्यूराइटिस या फिर पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है सिमेट्रिकल और प्रोग्रेसिव होती है, मीन्स अगर राइट पार्ट अफेक्ट है तो लेफ्ट पार्ट भी अफेक्ट होगा। इसमें 4 वीक्स के आसपास लग जाते हैं। रिकवरी में जो है बहुत टाइम लग सकता है, कुछ वीक्स या कुछ मंथ से लेकर जो है ईयर्स भी लग सकते हैं। सेसो फ्लूइड में क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो क्या हो जाता है एलिवेटेड होता है। देखिए प्रोटीन क्या होता है एलिवेटेड होता है। इसके अलावा फेशियल नर्व पाल्सी देखने को मिल सकती है बायलेटरल, और इसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस अगर हो जाता है तो वहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा 85% जो है उसमें कंप्लीट और नियर कंप्लीट रिकवरी देखने को मिलती है। असेंडिंग पैरालिसिस या वीकनेस देखने को मिलेगा, यह मैंने बता दिया है। इसके अलावा देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर जो मेन इन्फेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजिनाई बैक्टीरिया की वजह से। ये आप याद रखें, कैम्पाइलोबैक्टर जेजिनाई बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट कॉमन कोज होता है जीबीएस का, और इसकी वजह से अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन में साइटोमेगलो वायरस है, एचआईवी वायरस है, एप्स्टाइन बार वायरस है, हर्पेन जस्टिन वायरस है, इनकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। मीन्स जो अपना आंसर गया था 4th वाला वो इसी की वजह से गया था कि रेस्पिरेटरी और जीआईटी इन्फेक्शन अगर हो तो उसकी वजह से भी जो है जीबीएस जो है हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अपन भी इसको यहीं तक देखेंगे। ट्रीटमेंट पार्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट पार्ट में क्या होता है, अपन क्या दे सकते हैं इसके अंदर इंट्रावेनस आईजी थेरेपी, प्लाज्मा फेरेसिस वगैरह, इन सबको अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ट्रीटमेंट की जैसे बात करी थी तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तो है नहीं जिससे डिजीज़ क्योर हो जाए, बट उसको प्रोग्रेस करने से रोका जा सकता है। तो उसके लिए अपन क्या देते हैं, उसके लिए अपन IVIG मीन्स इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन जो होता है उसकी थेरेपी चलती है, ताकि जो ऑटो इम्यूनिटी वाला पार्ट है उसको प्रोग्रेस होने से अपन रोक सकें। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस होता है जिसमें प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी भी कहते हैं, उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थेरेपीज़ होती है जिससे अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th कि द नर्स हैज़ कंप्लेंट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन फॉर अ क्लाइंट एप्लीकेशन ऑफ हेलो डिवाइस विच स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर क्लैरिफिकेशन इंस्ट्रक्शन। मतलब हेलो डिवाइस उसके लगे हुए हैं, इनमें से कौन सा बताता है कि उसको जो है फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। आई विल यूज ए स्ट्रो फॉर ड्रिंकिंग, आई विल ड्राइव ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, आई विल बी केयरफुल बिकॉज द डिवाइस ऑल्टर बैलेंस, आई विल वॉश माई स्किन डेली अंडर द लैम्प्स कूलर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा कि मैं जो है इसमें दिन के समय ड्राइव कर सकते हैं। हेलो डिवाइस देखिए ऐसा होता है, और सर्वाइकल टोन जो होता है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अब हेलो डिवाइस में देखिए 4 पिन्स लगी हुई हैं, जो 4 बार्स होते हैं उसको एंटी साइड में पोस्टी साइड में जो वेस्ट है वहाँ से अपन ने कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे इसमें ये बोल रखा है कि वो ड्राइव कर सकता है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, वो ड्राइव जो है वो नहीं कर सकता है। देखिए इसको और समझते हैं एक बार। एक्चुअली इमेज बेस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन ट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो ये हेलो ट्रैक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये जो होता है इसके अंदर पर्सन जो होता है उसने जो ये पेन रखा है इसके अंदर जो उसको पोजीशन अपन देते हैं जनरली, तो इसमें पर्सन को जब ये पेन रखा है तब उसको कभी भी अपन जो है हेलो डिवाइस मतलब ये जो हेलो डिवाइस इसको पकड़ के कभी भी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, और इसके अलावा कभी भी इसको अपन पुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का अपन को इसमें जो है ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये और ये आपको दिख रहा है सर्वाइकल टोंग, ये दोनों जो है सर्वाइकल ट्रैक्शन या सर्वाइकल स्पाइन ट्रैक्शन में अपन यूज़ करते हैं। फिर है 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसमें है क्रेनियोटोमी हो रखी है 3 दिन पहले, इनमें से कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट करता है कि क्लाइंट जो है उसमें मेनिंजाइटिस जो है डेवलप होगा सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है, कर्निंग साइन ब्रिजिंग साइन दोनों ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नकल रिजिडिटी एब्सेंस है, ग्लासगो कॉमन स्केल जो है 15 है, तो इसमें बताना है कि मेनिंजाइटिस डेवलप हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
देखिए अब कर्निंग साइन ब्रिजिंग साइन क्या होता है, ग्लास ऑफ कॉमन स्केल क्या होता है, उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्रेनियोटॉमी करी है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले बाहर का पोर्शन तोड़ा निकाला अपन ने, मतलब इंसिजन लगाया या स्काल्प खोला, उसके बाद में स्कल पीस निकाला और उसमें जो है अपन ने क्रेनियोटॉमी की। ठीक है, क्रेनियोटॉमी मीन्स क्रेनियम को ओपन करना और बाकी जो भी उसके अंदर जैसे कि जो भी हेमेटोमास हो रखे हैं या ब्लीडिंग हो रखी है उन सबको हटाना। ठीक है, कर्निंग साइन में क्या होता है कि जैसे पर्सन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर्सन जो है वो लेटा हुआ है और उसके बाद में अपन ने उसकी जो नी है उसको 90 डिग्री या हिप जो है अपन ने हिप पार्ट को 90 डिग्री पे क्या कर दिया, फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स करने के बाद में मैं ये करना चाहता हूँ कि एक हाथ जो होगा एग्जामिनर का वो उसका नी पर होगा और एक जो होगा यहाँ इस साइड में एंकल के आसपास होगा। मेरा काम क्या है कि मैं इसको जो है एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अब मैं जब एक्सटेंड कर रहा हूँ तो पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है या एक्सटेंशन जो है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है, वो क्या बताता है कि कर्निंग साइन पॉजिटिव है। ब्रूजिंग के साइन में क्या होता है कि पर्सन को सुपाइन पोजीशन दिया जाता है और हेड को चेस्ट की तरफ फ्लेक्स करने की कोशिश की जाती है। तो जब हेड को चेस्ट की तरफ फ्लेक्स करते हैं तो क्या होता है, अपने आप क्या हो जाता है कि जो अपना हिप और नी है उसका क्या हो जाता है, फ्लेक्शन हो जाता है। तो वो किसको इंडिकेट करता है, पॉजिटिव ब्रूजिंग के साइन। ये दोनों साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि कर्निंग साइन में तो अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसके हिप को 90 डिग्री पर ला रहे हैं और उसके जो लेग है उसको स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जब अपन स्ट्रेट करते हैं तो उसको पेन फील होता है, वो तो है कर्निंग साइन। ब्रूजिंग के साइन में क्या होता है, हेड को चेस्ट की तरफ फ्लेक्स किया जाता है और वो नहीं होता, अगर होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, अपने आप हिप और नी का फ्लेक्शन हो जाता है, उसके कहते हैं अपन पॉजिटिव ब्रूजिंग की साइन। दोनों ही मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्लासगो कॉमन स्केल। ग्लासगो कॉमन स्केल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए ग्लासगो कॉमन स्केल जो होती है जनरली कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। जनरली इसमें अपन यूज़ करते हैं EVM, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, EVM से अपन याद रखें इसको। अब आई ओपनिंग है, तो आई ओपनिंग को आप याद रखें कि क्रिकेट का जो ESPN चैनल होता है, क्या होता है, ESPN चैनल। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर आई जो है ओपन हो रही है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, तो उसको अपन ने क्या दे दिया, 4 स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसको 4 दे दिया। अब P मतलब P से क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन आया है ना, उसके आई अगर अपने आप खुली है, एक्सीडेंट के बाद आया है और आई अपने आप ओपन है, मीन्स स्पॉन्टेनियस ओपन कर रहा है, तो उसको तो अपन स्कोर दे दिया 4। अब जैसे अपन बोल रहे हैं कि आंखें खोलो, अपन आवाज़ या साउंड के रिस्पॉन्स में अगर वो ओपन कर रहा है, मीन्स टू स्पीच आई ओपन कर रहा है, तो उसको अपन देंगे स्कोर 3। फिर अगर अपन ने कोई पेनफुल स्टिमुलाई करी है उसकी वजह से वो आंखें खोल रहा है तो उसको अपन स्कोर देंगे 2। अगर वो बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल रहा है पेनफुल स्टिमुलाई के बाद भी, तो उसको अपन क्या देंगे, स्कोर 1। मीन्स यहाँ पे स्कोर कभी भी 0 नहीं दिया जाता है, तो मिनिमम स्कोर अपन देंगे कितना, 1 आई ओपनिंग में, और मैक्सिमम कितना देंगे, 4। तो 1 स्कोर तो आई में भी देंगे, वर्बल में देंगे, मोटर में देंगे। मीन्स जो मिनिमम स्कोर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब 15 क्या होता है मैक्सिमम स्कोर, वो कैसा होगा अपन देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अभी तक इतना देख लिया है कि जो आई ओपनिंग है उसको अपन याद रख सकते हैं ESPN चैनल से। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ESPN में क्या होगा, आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस, स्पीच के रिस्पॉन्स में, पेन के रिस्पॉन्स में, और एंड्स का मतलब हो जाए नील। ठीक है, यही होगा। अब वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स को अपन याद रख सकते हैं, आवर कंट्री विन, हमारी कंट्री जीतेगी, OCW। ठीक है, और IN। अब वर्बल रिस्पॉन्स का मतलब है कि पर्सन आ रहा है, ठीक है, और वो ओरिएंटेड है। ठीक है, मीन्स और ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन वो कहाँ पे है, तब स्कोर देंगे 5। अब वर्बल रिस्पॉन्स मतलब बोल के, मीन्स पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिसओरिएंटेड है टाइम प्लेस के लिए, तो वहाँ पे अपन क्या देंगे 4। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, इनएप्रोप्रिएट मतलब दूसरा अपना क्या होगा, W का मतलब क्या होता है, देखिए O से तो क्या हो जाएगा ओरिएंटेड, C से क्या हो जाएगा कंफ्यूज, W से क्या हो जाएगा वर्ड्स इनएप्रोप्रिएट, मतलब जो शब्द बोल रहा है वो उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए सूटेबल नहीं है या फिर वो समझने लायक नहीं है, तो इनऑपरेटिव होगा तो अपन क्या देंगे 3। फिर आता है आई से इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है कि पर्सन बोलने की कोशिश करता है बट सिर्फ वो क्या करेगा, सिर्फ रोएगा, मीन्स क्राई करेगा बट बोल नहीं पाएगा, वो होता है इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, उसके लिए अपन देंगे 2। और कोई रिस्पॉन्स नहीं तो अपन क्या देंगे 1। तो यहाँ पे मिनिमम स्कोर क्या हो गया 1 और मैक्सिमम क्या हो गया 5। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स अपन याद रख सकते हैं कैसे, कैन नॉट लाइव विदाउट फैन। ठीक है, FEN। तो C से तो क्या हो जाएगा कि वो जो भी कमांड अपन दे रहे हैं उसको ओबे कर रहा है। कमांड अपन दे रहे हैं कि भाई हाथ पाँव ऊपर कर, ये हाथ कर, उंगली सही कर, तो ये जब इन रिस्पॉन्स को जब वो ओबे कर रहा है तब अपन उसको 6 देंगे। फिर आता है कैन नॉट लाइव, L का मतलब क्या होता है लोकल मूवमेंट, मीन्स यहाँ पे क्या होगा
पर्पसफुल मूवमेंट होगा पेनफुल स्टिमुलाई के साथ, इस लोकलाइज टू पेन, मीन्स पेन की लोकेट कर पा रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 5 स्कोर देंगे। फिर आता है विड्रोअल। विड्रोअल में क्या होता है, पेनफुल स्टिमुलाई डज नॉट मेक पर्पसफुल मूवमेंट, मीन्स पेनफुल स्टिमुलाई की वजह से भी क्या है पर्पसफुल मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसे अपन क्या देंगे 4, उसे अपन क्या कहते हैं विड्रो। फिर आता है FEN, एफ से क्या होता है फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म, मतलब पेन के रिस्पॉन्स में वो क्या कर रहा है अपने आर्म को फ्लेक्स कर रहा है, ठीक है, आर्म को फ्लेक्स कर रहा है। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है एंगल का कम होना और एक्सटेंशन का मतलब होगा एंगल का बढ़ना, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है फ्लेक्शन कर रहा है तो उसको अपन देंगे 3। एक्सटेंशन कर रहा है पेन में तो अपन देंगे 2, और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 1। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पे टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 15, 6, 4, 10 और 5, 15, और मिनिमम स्कोर कितना 1, 1, 1। तो कितना कहाँ से रेंज क्या जाएगी 3 to 50। अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, देखिए अगर वैल्यू 15 आ रही है मीन पर्सन क्या है पूरी तरह से कॉन्शियस है, अगर वैल्यू 8 से नीचे जा रही है मतलब पर्सन क्या है सीवियर कंडीशन, मतलब सीवियर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हुआ है ऑल्टर्ड हुआ है। अगर 8 से कम है मीन्स 8 या फिर 9 से 13 तक है या 9 से 12 तक है, मीन्स 8 या 9 से 12 तक है, मीन्स कंडीशन कैसी है मॉडरेट लेवल है, मीन्स लेवल ऑफ कॉन्शियस ऑल्टर्ड हुआ है अगर मॉडरेट मीन्स वहाँ पर लिथार्जी और ऑप्टेंडेड की कंडीशन है। अगर वो कंडीशन 12 से लेकर मीन 12 से तो यहाँ आ गया 13 से लेकर 14 तक है मीन्स वहाँ पर मॉडरेट कंडीशन हो सकती, माइल्ड कंडीशन होगी, तो इसको आप ऐसे याद रखें। टोटल स्कोर 15 है, इसमें कन्फ्यूजन होती है ना, तो एक तो याद रखें 15 या फिर लेस देन 8, तो 8 से कम है तो वो तो कंडीशन होगी सीवियर वाली, और 8 से लेकर 12 मीन्स 8 को इंक्लूड किया है या फिर 9 से 12 ये कंडीशन हो गई मॉडरेट, 12 से लेकर 14 कंडीशन क्या हो गई माइल्ड, तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है। ये होता है अपना क्या ग्लासगो-कोमा स्केल, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। थैंक यू।